7 मई 2026 हर्मुज जलडमरू मध्य। 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाज यूएसएस ट्रम्स्टन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन पृथ्वी के सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। ईरानी तटरेखा से आरजीसी कमांडर अपनी दूरबीनों से देख रहे थे। अमेरिकी जहाज खुले नजर आ रहे हैं। वे ईरान के अपने इलाके में गुजरते हुए आसान शिकार की तरह नजर आ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि यही वो जगह थी जहां संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें चाहता था। अगले कुछ मिनटों में ईरान अपनी नौसैनिक नीति के इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। देखिए, ये एक जाल था, ऐसा जाल जिसे इतनी सावधानी से तैयार किया गया था कि ईरान उसमें ऐसे फंस गया बिना ये जाने कि उनके पीछे दरवाजा बंद हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिकी नौसेना ने कैसे ईरान से खुद ही उस नेटवर्क को उजागर करवा दिया जिसे छुपाने में उसने दशकों लगा दिए थे? मुझे आपको ठीक ठीक दिखाना होगा कि हुआ क्या था, तो चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले सभी को एक छोटी सी याद दिला दूं, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है और आपको हमारे आने वाले वीडियो देखने में आसानी होती है। अब जरा देखिए, अमेरिका की चाल से इस्लामिक रिपब्लिक को फारस की खाड़ी में अपने छुपे नौसैनिक और मिसाइल नेटवर्क का कुछ हिस्सा उजागर करना पड़ा। अदावर के अनुसार दुश्मन को फंसाने के लिए चारा दो, अव्यवस्था दिखाओ और वार करो। यही 2 दिन पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हुआ। 7 मई की मुठभेड़ में शामिल 3 अमेरिकी अर्ली बर्ग क्लास विध्वंसक यूएसएस ट्रंगस्टन, यूएसएस राफेल पेरोटा और यूएसएस मेसन सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर नहीं रहे थे, उन्हें ऐसी जगह रखा गया ताकि वे ईरानी प्रतिक्रिया के लिए आसान लक्ष्य बने। आईआरजीसी ने इस जाल में फंस गया। इसकी तथाकथित मच्छर बेड़ा नीति तेज हमलावर नौकाओं, ड्रोन, तटीय मिसाइल लॉन्च और फारस की खाड़ी के तट और आसपास के द्वीपों से छिपे हुए स्थानों से शुरू की गई असममित उत्पीड़न की रणनीतियों पर निर्भर करती है। विध्वंसक कमजोर दिखते हैं, वे नहीं थे। हमले के शुरू होते ही अमेरिकी आईएसआर संसाधनों ने रडार विमान, ड्रोन, उपग्रह और नौसैनिक प्रणालियों से लॉन्च संकेतों को ट्रैक कर हमले की दिशा तुरंत पहचान ली। इससे अमेरिकी सेना को ईरान के हमलों के छिपे लॉन्च ढांचे जल्दी उजागर और निशाना बनाने की सुविधा मिली। लक्ष्यों में कासिम द्वीप, बंदर अब्बास, बंदर कमीर और सिरिक में आईजीसी के ठिकाने थे। तटीय मिसाइल प्रक्षेपण ढांचा, ड्रोन फास्ट अटैक बोट्स, स्टेजिंग साइट्स, माइंस बिछाने वाले जहाज, हथियार भंडारण और रसद सुविधा, कोई अमेरिकी विध्वंसक प्रभावित नहीं हुआ। इसका महत्व है कि ईरान के असमित नौसैनिक सिद्धांत को उसी के खिलाफ अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ने वर्षों तक छुपाव, इनकार, भूमिगत ढांचे, बिखरे लॉन्च सिस्टम और झुंड हमलों पर निर्भरता रखी, जिससे जवाबी कार्रवाई कठिन और पारंपरिक टकराव से बचाव होता है। इसके बजाय हमले ने उस नेटवर्क के एक हिस्से को वास्तविक समय में उजागर कर दिया और अमेरिका को उसके पीछे के सहायक ढांचे पर बिना तनाव को लंबे समय तक बढ़ाए तुरंत हमला करने की अनुमति दी। यह आधुनिक सैन्य रणनीति का सबसे प्रभावी रूप है। दुश्मन को आक्रामकता के जरिए छिपी हुई प्रणालियां उजागर करने के लिए मजबूर करना, ऑपरेशनल नेटवर्क को तुरंत मैप करना और महत्वपूर्ण नोड्स को तबाह कर देना, इससे पहले कि वे अपनी जगह बदल सके। ईरान के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य ही उसकी मुख्य ताकत है, इसलिए उन्होंने दशकों से समुद्र तट पर छुपे ठिकानों का नेटवर्क बनाया ताकि वे वहां से जलडमरू मध्य में अपने जहाज़ों की आवाजाही पर नजर रख सके और उसके प्रवाह को नियंत्रित कर सके। अब वह पकड़ कमजोर हो गई है क्योंकि अमेरिका ने वह चीज नष्ट कर दी जो ईरान ने दशकों में बनाई थी। अगर आपके पास समय है तो आप किसी भी वेबसाइट पर सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं और 2 दिन पहले हुई लड़ाई के नतीजे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास, खासकर ओमानी तरफ, अभी भी चीजें जल रही है क्योंकि वहीं आईआरजीसी बोग हैमर को अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और सेना ने मार गिराया था। अब बातचीत के मोर्चे पर इससे कुछ भी नहीं बदला है और इसका कारण यह है कि जब से युद्ध विराम शुरू हुआ है, अमेरिका ईरानियों को एक के बाद एक रियायतें देता आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद थी कि शायद ईरान शांति चाहता होगा और किसी समझौते के लिए बातचीत करेगा, लेकिन इन रियायतों से
ईरान के कट्टरपंथी और ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। और इसका मतलब है कि ईरान के अंदर एक तरह का गृह युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ हमारे पास IRGC है और दूसरी तरफ ईरान की नागरिक सरकार है। ये कुछ ऐसा है जिस पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने अभी कल ही रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। युद्धोन्मुख रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि अमेरिका नाजुक युद्ध विराम बनाए हुए है। ईरान के अंदर चल रही यह बदसूरत आंतरिक सत्ता संघर्ष अमेरिका के साथ मध्यस्थता वार्ताओं को उलझा रहा है, क्योंकि युद्ध समर्थक और कूटनीति समर्थक गुट इस बात पर लड़ रहे हैं कि तेहरान को किसी समझौते के लिए राजी होना चाहिए या बस युद्ध जारी रखना चाहिए। कल तक सत्ता संघर्ष के बावजूद हम अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, जो असल में कोई शांति प्रस्ताव नहीं था। यह असल में एक ऐसा समझौता था जिसमें दोनों पक्ष मूल रूप से अगले 30 दिनों तक बातचीत करने पर सहमत होते हैं। इस दौरान नाकेबंदी हटा ली जाती है और होर्मुज जलडमरू मध्य खुली रहती है। तो ये वो समझौता ज्ञापन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 3 दिन पहले ईरान को भेजा था और कल उसकी अंतिम तारीख थी। कल रात वह समय था जब ईरान इस समझौता ज्ञापन का जवाब देने वाला था। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पुष्टि की थी कि समझौते की अंतिम तारीख ईरान के जवाब की तारीख है। सुनिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज यहाँ होना चाहिए। क्या आपको लगता है वे जानबूझकर इसमें देरी कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि ईरान ने वास्तव में जवाब दिया है। असल में हमें पाकिस्तान, अमेरिका या ईरान से कोई पुष्टि नहीं मिली कि उन्होंने कुछ कहा हो। उन्होंने ना हाँ कहा ना। पता नहीं इसका क्या मतलब है। सबसे आशावादी नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि सत्ता संघर्ष के कारण ईरान कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहा है जिस पर सभी सहमत हों। यह सबसे आशावादी नजरिया है, जबकि सबसे कम आशावादी यह कि ईरान ने इनकार कर अमेरिका को नजरअंदाज कर दिया है और जवाब भी नहीं दे रहा। जब आप नए व्यक्ति से बात करते हैं तो कभी कभी कोई जवाब ना मिलना भी एक जवाब होता है। शायद यही स्थिति है, भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमें किसी से भी कोई खबर नहीं मिली है और ईरान को जवाब देना था तब से 12 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। हाँ, 12 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बात कही थी। अगर ईरान जवाब नहीं देता, अगर वे इस समझौता ज्ञापन को मानते नहीं हैं, तो इसका मतलब होगा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू हो जाएगा। यानी अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर घूमना शुरू कर देंगे, अंदर बाहर जाएंगे और जहाज़ों को फारस की खाड़ी से बाहर और अंदर ले जाएंगे ताकि वे अपना माल, तेल लोड कर सकें। सुनिए। अगर करना है तो हम नया रास्ता लेंगे, क्योंकि ये साइन और देखा जा चुका है। हम तुम्हें प्रोजेक्ट दिला देंगे रिचर्ड। हम स्कॉट से कहेंगे कि वो बैक टू चेयर से रोज को अपनी ट्रेन में क्लास के लिए लाए, अगर आपको बुरा ना लगे। कृपया मुझसे बात करो प्लीज। मुझे लगा था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है सच में इसे करने के लिए, लेकिन मेरे पास इसे करने के और भी तरीके हैं। आप सच में उस प्रोजेक्ट पर वापस जा सकते हैं शर्तों के साथ। कृपया प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस, मतलब प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अन्य सिस्टम्स। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम से भी जुड़ा हुआ इसे बंद करने के कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक बयान के अनुसार, एक बयान जो राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद जारी किया था, उन्होंने कहा कि वह प्रोजेक्ट फ्रीडम को अच्छे इरादे के तौर पर रोक रहे हैं ताकि ईरानी लोग समझौता ज्ञापन का जवाब दे सके और वे बातचीत की मेज पर आ सके। ये उन कई रियायतों में से एक थी जो अमेरिका ने युद्ध विराम के बाद दी है। और अगर ईरान वास्तव में जवाब नहीं देता, या अगर हमें पता चलता है कि ईरान ने उस समझौते का जवाब नहीं दिया या उसे मना कर दिया, तो आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लौट आएगा। ठीक है, यही वह जगह है जहां मैं दूसरी कहानी के बारे में बात करना चाहता हूं। और ये एक कहानी है जो हमें यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के मीडिया आउटलेट से पता चलेगी, जहां उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और बहरीन इस बात से खुश नहीं थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर दी, उन्हें वास्तव में इसमें शामिल किए बिना। क्योंकि आखिरकार अगर अमेरिका इन बेस का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका को सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना होगा, शायद अन्य खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र का भी, ताकि वे फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की सुरक्षा कर सके और उन अन्य नागरिक जहाजों की भी सुरक्षा कर सके जो सामान्य रूप से यातायात फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सऊदी हवाई क्षेत्र में सऊदी बेस तक पहुंच की जरूरत है। खैर,
चूंकि सऊदी अरब से इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में सलाह नहीं ली गई थी, उन्होंने शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका को हवाई क्षेत्र और उन एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था जो हमारे पास इन देशों के अंदर हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के सामने आने के एक दिन बाद ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने यूटर्न ले लिया था। वे अमेरिका को एयरबेस का इस्तेमाल करने देने को तैयार थे, खासकर अगर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए हो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ईरान को छोड़कर बाकी सभी खाड़ी देश चाहते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे। ईरानी नजरिए से अमेरिकी नाकाबंदी उनकी अर्थव्यवस्था दबा रही है, लेकिन कट्टरपंथी लोग जीने के रास्ते खोज रहे हैं। ईरान में वार्षिक महंगाई 50% और खाद्य महंगाई 100% से ज्यादा है, यानी हर साल दाम दोगुने हो रहे हैं। रियाल लगातार गिरता जा रहा है। ये अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और जो लोग सक्षम हैं वे अपना पैसा लेकर देश छोड़ रहे हैं। इसकी वाजिब वजह है, देखिए ईरानी न्यायपालिका ने क्या किया। उन्होंने उन लोगों से 200 से ज्यादा संपत्तियां जब्त की है जिन पर राज्य के खिलाफ काम करने का आरोप है। न मुकदमा, न निष्पक्ष सुनवाई, कुछ नहीं। लोग रोजी रोटी खो रहे हैं क्योंकि शासन को पैसे चाहिए। कल एक दिलचस्प बात हुई। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार, यानी 28 फरवरी के बाद पहली बार एक ईरानी अधिकारी, एक संसद सदस्य ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि मौजूदा नेता मुस्तबा खामेनेई को शुरुआती हमले में चोटें आई थीं। सुनिए। घटना वाले दिन मैं दफ्तर में था। हमारे पास से लगभग 30 मीटर दूर एक इलाके में हवाई हमला हुआ, जहां जनरल शिराजी और उनके सहयोगी टुकड़े टुकड़े हो गए। हमसे लगभग 70 या 80 मीटर दूर उन्होंने नेता के कार्यस्थल को निशाना बनाया और वही घटना घटी। बमबारी और मिसाइल हमलों के दौरान हजरत आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी खमेनेई उस जगह पर नहीं थे जहां वह आमतौर पर पढ़ाते थे। वो उस दिन वहां नहीं थे। उन्होंने उस जगह को ढहा दिया। उन्होंने उसके घर हमला किया जहां उसकी पत्नी मारी गई। वह वहां सीढ़ियों पर ऊपर जा रहा था, तभी वहां मिसाइल आकर गिरी। हदाद मारा गया। मेजबा जो नीचे था मारा गया। हजरत आयतुल्लाह मुज्तबा सीढ़ियों पर थे जब धमाके की ताकत ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और जमीन पर गिरा दिया। उनका घुटने का ढक्कन कट गया था और पीठ पर भी हल्की चोट आई थी। खुदा का शुक्र है, हाल ही में उनकी पीठ ठीक हो गई है। इंशाअल्लाह घुटना भी जल्दी ठीक होगा। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बस पिछले हफ्ते हमारे एक प्यारे दोस्त उनसे मिले थे। उसने जिस माथे की चोट के बारे में बात की थी वो सब झूठ है। उसके कान के पीछे एक छोटा कट था जो पगड़ी पहनने पर नहीं दिखता और उसका भी इलाज हो चुका है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। दुश्मन अलग अलग बहानों के तहत मुज्तबा खमेनेई की आवाज या तस्वीर हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सकें। धैर्य रखो, जल्दी मत करो। जब समय आएगा वो खुद आकर आप सभी से बात करेगा। उसके स्वास्थ्य, उसकी इज्जत और इन लोगों का मार्गदर्शन करने की उसकी पूरी क्षमता के लिए प्रार्थना करो। अब कुछ बातें हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अमेरिकी खुफिया या इजरायली खुफिया खामनेई को मारना चाहती है। वे ऐसा कर सकते थे बिना उसकी आवाज सुने, या आप जानते हैं उसके द्वारा जनता के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखे बिना भी। असलियत में ऐसा लगता है कि चोटें उन बातों से कहीं ज्यादा गंभीर है जितना कि ईरानी मीडिया और ईरान के अधिकारी मानने को तैयार है। और यही वजह है कि उन्होंने न तो कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है और ना ही कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। अगर आईजीसी को सच में सुरक्षा की चिंता होती तो उसके सदस्य संघर्ष विराम के दौरान बाहर ना निकलते। आईजीसी के कमांडर भी घूम रहे हैं, विदेश मंत्री पाकिस्तान आ रहे हैं और पूरी दुनिया में यात्रा कर रहे हैं। संसद अध्यक्ष भी इधर उधर घूम रहे हैं और बातचीत के लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ईरान को अमेरिका से गारंटी मिली है कि संघर्ष विराम के दौरान अमेरिका या इजरायली बल ईरानी नेतृत्व के किसी भी सदस्य को नहीं मारेंगे। अगर वे सच में सुरक्षा को लेकर चिंतित होते तो कोई बाहर नहीं आता। सिर्फ सर्वोच्च नेता नहीं, शायद सर्वोच्च नेता की चोटें ईरानी जितना मानने को तैयार है उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा।
इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें इससे भी पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जानते हैं क्या? हम यही अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं, जो आज रिलीज हुआ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।